हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकृति और लॉ प्रेप जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की सीरीज में हम समझेंगे कि एनआई के कौन कौन से केसेस ऐसे जो हैं एग्जाम में बार बार आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि एनआई में केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, प्री में हो या मेंस में हो, तो कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जो हमें याद करने चाहिए। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एनआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऐसे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ एनआई। तो आज का हमारा पहला केस है योगेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस सावित्री पांडे का केस। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि 15 दिन की एक्सपायरी से पहले अगर कोई कंप्लेंट फाइल कर देता है तो कोर्ट जो है उस पर कॉग्निजेंस नहीं लेगा, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा 15 दिन के बाद ही। तो हमने सेक्शन 138 के प्रोविजो नंबर सी में पढ़ा है कि कॉग्निजेंस कब लेता है कोर्ट, जब 3 महीने या उससे वैलिडिटी के टाइम पीरियड के एक्सपायर होने से पहले जो अर्लियर है उसमें प्रेजेंट करना है चेक को, फिर जब डिसऑनर का नोटिस बैंक ने दे दिया है उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर डिमांड नोटिस देना है, ड्रॉवी को या पेई को, किसको देना है, पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स को, ड्रॉवर को जिसने चेक लिखा है। और जब 30 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस दे देगा तो ड्रॉवर को 15 दिन के अंदर पे करना होगा। तो जो 15 दिन जब एक्सपायर होते हैं ना तब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है सेक्शन 138 एनआई का। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 15 दिन के एक्सपायर होने से पहले अगर कंप्लेंट फाइल कर दी है पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स ने तो उस पे कॉग्निजेंस नहीं ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं हम। नेक्स्ट केस है वानी एग्रो एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंसोलिडेशन के लिए मना कर दिया था। मतलब अगर बहुत सारी मल्टीपल कंप्लेंट्स है तो सीआरपीसी में हमारा कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कंसोलिडेशन ऑफ केसेस का। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था वानी एग्रो के केस में कि क्योंकि सीआरपीसी में कोई कंसोलिडेशन का स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, ना ही एनआई में है, तो इसलिए कंसोलिडेशन नहीं होगा केसेस का एनआई के मैटर्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस है हमारा AR राधा कृष्णा वर्सेस दसारी दीप्ति का। इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ चेक बाउंस कंप्लेंट अगेंस्ट अ कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर मस्ट कंटेन अ स्पेसिफिक अवर्मेंट दैट द डायरेक्टर वाज in charge of and responsible for the conduct of the company's business at the time when the offense under section 138 141 of NI was committed। तो सेक्शन 141 जो है NI का वो बताता है कि अगर कंपनी ने कोई ऑफेंस करा है तो कौन लायबल होगा, कौन लायबल होगा, कंपनी लायबल होगी। प्लस 141 में ये बोला है कि कंपनी एज वेल एज जो रिस्पॉन्सिबल था या जो इंचार्ज था वो लायबल होगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर डायरेक्टर को आप पार्टी बना रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो इंचार्ज या रिस्पॉन्सिबल था, वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टर है इस वजह से लायबल नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन लायबल होता है कंपनी के केसेस में एज पर सेक्शन 141, कंपनी प्लस पर्सन जो इंचार्ज है या जो रिस्पॉन्सिबल है, या फिर 141 में जो स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा दशरथ रूप सिंह राठौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस के बाद ही 142 और 142A जो आया है, 142A आया है और 142 में अमेंडमेंट हुई है 2015 में। तो इस केस के बाद ही वो अमेंडमेंट हुई है। इस केस में क्या हुआ था, ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन रेज हुआ था और कोर्ट ने ये बोला था कि कंप्लेंट जो है डिसऑनर की वो सिर्फ उस कोर्ट में हो सकती है जिस ज्यूरिसडिक्शन में चेक जो है वो डिसऑनर हुआ है। तो उसके बाद से 2015 की अमेंडमेंट ला दी थी और 142 में ज्यूरिसडिक्शन को स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया था कि अगर अकाउंट पे ही चेक है तो कहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन लाए करेगा और अगर दूसरा है अदर चेक है तो कहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन लाए करेगा। तो इस केस के बाद ही ये अमेंडमेंट आई थी, दोनों इस केस के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए। इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, दशरथ रूप सिंह वाला केस। तो ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड कौन सा केस है, दशरथ रूप सिंह का केस। नेक्स्ट केस देखते हैं हम। नेक्स्ट केस है हमारा जीजे राजा वर्सेस तेजराज सुराना। तो हम सबको पता है कि 2018 में एनआई एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था
और 2 सेक्शंस ऐड हुए थे। कौन कौन से ऐड हुए थे? एक हुआ था 143A और एक हुआ था सेक्शन 148। ठीक है, 143A जो है वो किस चीज की बात करता है? वो बात करता है एंट्रिम कॉम्पनसेशन की। मतलब अगर एनआई का कोई केस फाइल हुआ है और मैजिस्ट्रेट को केस के दौरान लगता है कि मुझे कुछ अंतरिम प्रतिकर एंट्रिम कॉम्पनसेशन देना चाहिए, जो कि केस के दौरान पे करना होगा किसको? ड्रॉवर को, कंप्लेनेंट को, तो वो ऑर्डर कर सकता है एज पर सेक्शन 143A। तो इस केस में ये बोला था जीजे राजा वाले में सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 143 है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा। मतलब जो पहले से कंप्लेंट जिन केसेस में फाइल्ड है उन केसेस में एंट्रिम कॉम्पनसेशन का ऑर्डर नहीं दे सकता है कोर्ट। किन में देगा? जो आगे जाके आप केस फाइल होंगे उनके अंदर। ठीक है, तो 143 क्या है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लाई होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। अब नेक्स्ट केस है हमारा, सुरेंद्र सिंह देसवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी का। ये अभी हमने देखा कि 143A और 148 दो जो है सेक्शंस हमारे ऐड हुए 2018 के अमेंडमेंट से। 143A तो एंट्रिम कॉम्पनसेशन की बात करता है और 148 जो है वो बात करता है अपीलेट कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकता है कुछ पे करने के लिए जब अपील फाइल करता है। कौन? कन्विक्शन के दौरान, मतलब दोष सिद्ध जब हो जाता है ड्रॉवर, तो अगर वो कंप्लेंट फाइल करना चाहता है, अपील फाइल करना चाहता है, तो उन केसेस में क्या होगा? अपीलेट कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आप पहले इतने पैसे जमा करवाओ, उसके बाद ही आपकी अपील जो है वो एडमिट होगी। तो वो जो 148 का ऑर्डर है, सेक्शन 148 का, उन केसेस में मैजिस्ट्रेट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा उसका। इस केस में ये बोला था कि अगर केस पहले से फाइल्ड है अमेंडमेंट से पहले से, तो उन पे भी, उन मैटर्स में भी दे सकता है, बट 143A में नहीं दे सकता है अगर अमेंडमेंट से पहले की कंप्लेंट है तो। बट 148 का दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो वैसे भी कंप्लेंट पहले की फाइल है, उससे क्या मतलब? अपील तो अभी आई है ना, तो अपील के मैटर्स में कोर्ट दे सकता है। अगर आपको अपने आरजेएस की तैयारी को और अच्छा करना है तो आप हमारी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं लॉ प्रेप की, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलती है। और जनवरी 2025 में 22 जनवरी से हमारी नई बैच जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपको अपनी प्रेपरेशन को एक्सेल करना है तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच, क्योंकि 2025 में आरजेएस की नई वैकेंसी आने के बहुत चांसेस है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। और एपीओ की जो एग्जाम है वो भी बहुत ही नज़दीक है। तो अगर आपको अपनी तैयारी को चेक करना है, आपको देखना है कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल मॉक पेपर्स भी मिलेंगे 10, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस है गोवा प्लास्ट वर्सेस श्री चिको वर्सुला डिसूजा का केस। ये केस बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें क्या हुआ था कि 138 इज अट्रैक्टेड अगर पोस्ट डेटेड चेक है तो भी। तो अगर पोस्ट डेटेड चेक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमको कौन सा केस लगाना है? गोवा प्लास्ट वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस आज का हमारा है एमएसआर लीडर्स वर्सेस पलानीअप्पा का। इसमें क्या हुआ था? प्रोविजन ऑफ एनआई एक्ट डज नॉट फॉरबिड द होल्डर ऑफ पे फॉर इनकैशमेंट ऑफ ऑन एनी नंबर ऑफ ओकेजन्स विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जब वैलिडिटी है, जैसे 3 महीने या फिर चेक की वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर लिखा हुआ है प्रोविजो नंबर ए में 138 के, तो इतने टाइम में प्रेजेंट करना है। तो जो प्रेजेंट करने की टाइम लिमिट है ना, उसके अंदर कितनी भी बार प्रेजेंट कर सकता है चेक को कौन? पे या होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो इसमें यही बोला था कि जितनी बार वो करेगा उस लिमिट के अंदर, तो एक से ज्यादा बार कर सकता है, फॉरबिड नहीं करता है एनआई एक्ट उसको। और जो लास्ट वाला है, जब लास्ट टाइम उसने प्रेजेंट करा है तब उसकी फ्रेश जो है लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस है लक्ष्मी डाइचम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस। तो हमको पता है सेक्शन 138 जो है एनआई का, उसके अंदर हमें 2 रीजंस दिए हुए हैं कि इन रीजंस की वजह से अगर बैंक ने चेक जो है वो बिना पेमेंट करे लौटा दिया है तो 138 का ऑफेंस बनेगा।
कौन कौन से वो 2 रीजंस है? पहला तो ये है कि सफिशिएंट अमाउंट नहीं है आपके अकाउंट में, या फिर दूसरा ये है कि आपके अग्रीमेंट जो है बैंक के साथ, एक्सेस लिमिट जो है आपकी और मैक्सिमम लिमिट है, आपने उससे ज्यादा का चेक इशू कर दिया। अगर ये 2 रीजंस है तो 138 का ऑफेंस बनेगा, ये बोलता है 138 का प्रोविजन। इस केस में कोर्ट ने ये बोला था कि अगर साइन मिसमैच या इमेज नॉट फाउंड की वजह से भी डिसऑनर हो रहा है तो भी 138 का जो ऑफेंस है वो बन जाएगा, ठीक है। तो कौन से केस में बोला था कि और भी रीजंस है और अगर डिसऑनर हो रहा है चेक तो वो 138 का ऑफेंस बनेगा? लक्ष्मी डायचम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में, ठीक है। अब हम आज का अपना नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस हमारा है रोहित भाई जीयनलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस। तो इस केस में क्या हुआ था, ये केस भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, मल्टीपल एग्जाम्स में, क्योंकि एनआई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से केस लॉज बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, दोनों में ही केसेस जो है एनआई के वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको इनको अच्छे से याद करके जाना है। और भी अगर आपको कोई केसेस बुक्स वगैरह में मिल रहे हैं जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपको उसको अपने नोट करके रख लेना है। तो एनआई की आपको स्पेसिफिक मैं तो सजेस्ट करूंगी कि एक लिस्ट बना लो एनआई के केसेस की, क्योंकि वो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं रोहित भाई का, जिसमें क्या बोला था, व्हेन अक्यूज्ड हैज टू रीबट प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139। तो 139 में क्या प्रिजम्पशन है? 139 में ये प्रिजम्पशन है कि अगर कोई भी चेक इशू कर रहा है तो वो या तो डेट को पेमेंट करने के लिए या कोई लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए इशू किया होगा, ये 139 प्रिज्यूम करता है। 139 में ये बोला है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि जो चेक है वो इन 2 रीजंस के लिए किया होगा, ठीक है। तो इस केस में बोला था कि शैल प्रिज्यूम है तो उसको जब तक वो डिस्प्रूव नहीं हो जाता तब तक कोर्ट प्रिज्यूम करेगा। तो जो डिस्प्रूव करना है उस प्रिजम्पशन को, उसको किस तरीके से प्रूव करना होगा। अब एनआई के मैटर्स जो है ना वो ना तो फुल्ली सिविल होते हैं ना फुल्ली क्रिमिनल होते हैं, अभी हम आगे केस में देखेंगे। तो अब सिविल के केसेस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी वो प्रीपॉन्डरेंस वाला चलता है, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। और क्रिमिनल केसेस में कौन सा होता है, विदाउट रीजनेबल डाउट वाला होता है, ठीक है। तो एनआई का 139 का जो प्रिजम्पशन है उसको कैसे डिस्प्रूव करना होगा, तो इस केस में रोहित भाई के में ये बोला था कि इस वाले को हमको करना होगा इससे प्रीपॉन्डरेंस वाले से। standard of proof for doing so is that of preponderance of probability if accused is able to raise a probable defense। अगर accused probable defense raise कर देता है which can create existence of reasonable enforceability debt or liability, then in such case prosecution can fail। और मतलब उसको जो ये presumption है उसको disprove कैसे करना होगा, presumption of preponderance of probability वाले प्रिंसिपल से, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस हमारा है गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मनोज गोयल का केस। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 कैन नॉट बी प्रोसीडेड विथ वंस द अक्यूज्ड एंड कंप्लेनेंट एंटर इनटू अ सेटलमेंट अग्रीमेंट। तो हमको पता है कि जो एनआई के मैटर्स है वो एज पर सेक्शन 147 कैसे होते हैं, कंपाउंडेबल होते हैं, मतलब दोनों पार्टीज आपस में समझौता करके मैटर को सेटल कर सकती है। तो इस केस में यही बोला था कि अगर जो पार्टीज हैं, कंप्लेनेंट है और अक्यूज्ड है, इन दोनों ने आपस में सेटलमेंट कर लिया है एग्रीमेंट करके, तो कोर्ट फिर उसमें आगे प्रोसीड नहीं करेगा और उसको जो है मैटर को कंपाउंड मान लेगा। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस हरमीत सिंह पेंटलाल एंड अनदर। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कोर्ट ने बोला था द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन कंप्लेनेंट टू मेक स्पेसिफिक अवर्मेंट आर रिक्वायर्ड अंडर द लॉ इन द कंप्लेंट सो एज टू मेक द अक्यूज्ड वाइकेरियसली लायबल for fastening the criminal liability. There is no presumption that every director knows about the transaction. Section 141 does not make all directors liable. ये चीज हमने अभी पहले भी एक केस में देखी है कि आप डायरेक्टर को मतलब अपने आप ही लाइबल नहीं हो जाएगा डायरेक्टर, क्योंकि वो पोजीशन होल्ड करता है। आपको ये बताना होगा, जो कंप्लेनेंट है उसको प्रूव करना होगा कि वो रिस्पॉन्सिबल था या फिर इंचार्ज था जब ये ऑफेंस कमिट किया है कंपनी ने, ठीक है। हम देखते हैं अब नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या है, गिम्पेक्स लिमिटेड वर्सेस मनोज गोयल का केस। इसमें ये बताया था इस केस में कि एनआई के जो मैटर्स है उनका नेचर कैसा होगा, मतलब वो क्या सिविल होंगे क्या क्रिमिनल होंगे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था
कि जो एनआई के मैटर्स है ना वो क्वाजी क्रिमिनल होंगे, मतलब ना ही फुल्ली सिविल ना ही फुल्ली क्रिमिनल, वो होंगे क्वाजी क्रिमिनल। तो बहुत बार मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एनआई, मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑफेंस ऑफ एनआई, तो या फिर व्हाट इज द नेचर ऑफ एनआई एक्ट, तो क्या होगा, वो क्वाजी सिविल होता है। एनआई के मैटर्स कैसे होते हैं, सॉरी क्वाजी क्रिमिनल होते हैं, ठीक है। अब ये हमारा है आज का लास्ट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ एनआई की सीरीज में। तो क्या है ये केस, योगेश उपाध्याय वर्सेस अटलांटा लिमिटेड के केस में क्या बोला था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नॉटविथस्टैंडिंग द नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज इन 142 क्लॉज 1, तो 142 किसकी बात करता है कि केसेस कैसे ट्राई होंगे और कौन ट्राई करेगा। तो द पावर ऑफ दिस कोर्ट टू ट्रांसफर क्रिमिनल केसेस अंडर सेक्शन 406 सीआरपीसी रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ट्रांसफर करने की पावर है कोर्ट के पास 406 में, वो इंटैक्ट रहेगी 138 के मैटर्स में भी। कोर्ट जो है वो अगर नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कर सकता है 406 की पावर भी एक्सरसाइज। तो ये हमने देखे आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस जो एनआई के हैं, जिनमें से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट भी हम ऐसे सीरीज लाते रहेंगे, कौन कौन से केसेस किन किन सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट और किस चीज़ पे कंटेंट चाहिए। थैंक यू।